जदीद नस्ल टाइम्स ऑफ इंडिया 1985 21 मई में मिस्टर जॉर्ज मंजेज ने अपना किस्सा शाया किया। इन्हें एक कॉलेज का समर कैंप का इफ्तिताह करना था। मिस्टर जी बी खेर जब बम्बई के वजीर तालीम थे तो उनके वालिद इस वक्त वजारत तालीम में अंडर सेक्रेटरी थे। मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मजमून निगार के भाई रियाजी में चंद नंबरों से फेल हो गए। एक मास्टर साहब अजरा खैर खवाही तालिब इल्म के वालिद अंडर सेक्रेटरी वजारत तालीम से मिले। उन्होंने कहा कि आप मॉडरेटर को एक टेलीफोन कर लें और सब मामला दुरुस्त हो जाएगा। मजमून नगार का बयान है कि इनके वालिद ने इसके जवाब में कहा कि मेरा लड़का अगर फेल होने का मुस्तहिक है तो इसको फेल होने दीजिए, ये वाकया इसको एक अच्छा सबक देगा। इफ माई सन डिजर्व्स टू फेल लेट हिम फेल, इट विल टीच हिम अ वैल्यूएबल लेसन। मजमून निगार कहते हैं कि मज़कूरा समर कैंप का इफ्तिताह करते हुए मैंने ये वाकया बयान किया तो तलबा ने इसको इस तरह सुना जैसे वो बिल्कुल गैर अहम बात हो। हत्ता कि एक नौजवान ने खड़े होकर कहा कि आपके वालिद कोई बेवकूफ़ आदमी होंगे, अगर वो मेरे साथ ऐसा करते तो मैं इनको मार डालता। योर फादर मस्ट हैव बीन अ फूल, आई वुड हैव किल्ड हिम इफ ही हैड डन दैट टू मी। आजकल के नौजवान में ये मिजाज आम है, हिंदुस्तान में भी और इस तरह पाकिस्तान में भी। इस मिजाज को पैदा करने की असल जिम्मेदारी लीडरों पर है। लीडरों ने अपनी मुखालिफ हुकूमतों का तोहफा उलटने के लिए नौजवानों को भड़काया। वो इनकी तकरीबी कार्रवाइयों को सही बताते रहे। इनका नतीजा ये हुआ कि माजी की तमाम रिवायात टूट गईं। आदमी के सामने इसकी ख्वाहिशात और मफादात के सिवा कोई चीज़ नहीं रही जिसका वो लिहाज करें। एहतराम की रिवायत को तोड़ने का मिजाज अगर एक बार पैदा हो जाए तो वो किसी हद पर नहीं रुकता। गैरों को बेइज्जत करने वाले बिलाखिर अपनों को भी बेइज्जत करके रहते हैं। खुश ख्याली हकीकत का बदल नहीं। सड़क पर मजमा 21 नंबर की बस का इंतज़ार कर रहा था। इतने में एक बस आती दिखाई दी और सारे लोग इस तरफ दौड़ पड़े। ओह, ये तो 12 नंबर की बस है। बोर्ड देकर एक शख्स बोला, 12 को 21 कर लो और चले जाओ। दूसरे ने कहा, जाहिर है कि ये सिर्फ मजाक था, कोई शख्स ऐसा नहीं करेगा कि घर या मट्टी लेकर बस पर अपना मतलूबा नंबर लिखे और इस पर बैठकर समझे कि अब वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया है। ये हिंसा का फ़र्क नहीं, हकीकत का फ़र्क था, और हकीकत के फ़र्क को हिंसा के फ़र्क से बदला नहीं जा सकता। ये बात अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात में हर शख्स जानता है, मगर अजीब बात है कि मिल्लत के रहनुमा जब मिल्लत का मसला हल करने के लिए उठते हैं तो वहाँ वो इस इंतहाई मालूम हकीकत को भूल जाते हैं। शायद इसलिए कि वो चाहते हैं कि हिंसे को बदल कर वो उस काम का क्रेडिट हासिल कर लें जो असबाब इस दुनिया में सिर्फ हकीकत को बदलने के नतीजे में किसी को मिलता है। एक ऐसा समाज जहाँ इम्तियाज़ और लियाकत की बुनियाद पर लोगों को दर्जात मिलते हैं। हम मरात और तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक ऐसा निज़ाम जहाँ इल्मी और इक़्तिसादी ताकत के बिल पर कामों के फ़ैसले होते हैं। हम एहतजाज और मुतालबात के पोस्टर दीवारों पर चिपका रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ ज़बान व बयान ने बिल्कुल नया अंदाज़ इख्तियार कर लिया है। हम अपने रिवायती कुतुब खाने के बोर्ड पर दौर जदीद का लफ्ज़ लिखने के लिए आर्टिस्ट की खिदमत हासिल कर रहे हैं। एक ऐसा ज़माना जहाँ आलमी ज़हन ने सियासत को सेकुलर बुनियादों पर कायम करने का फ़ैसला कर रखा है। हम अवाम का जहन बदले बगैर बेल्ट बक्स से इस्लामी निज़ाम बरामद करने का ख्वाब देख रहे हैं। एक ऐसी आबादी जहाँ इख्तलाफ और शिकायत के गहरे मादी असबाब मौजूद हैं। हम लफ्ज़ी तकरीरों के करिश्मे दिखाकर हालात को दुरुस्त करने का मंसूबा बना रहे हैं। एक ऐसे माशरे में जहाँ हम तालीम, इक़्तिसादियात, बाहमी इत्तेहाद, हर लिहाज से तमाम ग्रोहों में सबसे पीछे हैं। हम जलसों और कन्वेंशनों के ज़रिए मुल्क की किस्मत बदलने का नारा लगा रहे हैं। एक ऐसा जोग्राफिया जहाँ हमारे पास अपने तहफ़्फ़ुज़ को भी ताकत नहीं। हम हरीफ को नुकसान पहुँचाओ का तरीक़ाकार इख्तियार करके बाइज़्ज़त ज़िंदगी हासिल करने की तजवीज़ पेश कर रहे हैं। इस किस्म की तमाम बातें इसी तरह बेमानी हैं जिस तरह 12 नंबर की बस पर 21 नंबर लिखकर अपनी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू करना। मौजूदा दुनिया में हर चीज़ मुमकिन भी है और नामुमकिन भी। किसी चीज़ को अगर इसके फितरी तरीके से हासिल करने की कोशिश की जाए और इसके लिए ज़रूरी असबाब फराहम कर दिए जाएँ तो इसका हसूल इसी तरह मुमकिन हो जाता है जैसे रात पूरी होने के बाद सूरज का निकलना। लेकिन अगर फितरत के मुकर्रर तरीके से इनहराफ किया जाए और मतलूबा चीज़ के मुताबिक ज़रूरी असबाब जमा ना किए जाए
तो इसके बाद नाकामी इतना ही यकीनी हो जाती है जितनी पहली सूरत में कामयाबी। आलम फितरत पर यह इंसान का हक है कि वो इसको कामयाब करे, मगर वो कामयाब इसको करता है जिसके मुकर्रर शराइत को पूरा करने के लिए तैयार हो। भला तहकीक। 31 अक्टूबर 1984 को मिसेस इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ। लोगों को जब मालूम हुआ कि कत्ल का ये वाकया वजीर आजम के हिफाजती दस्ते के 2 सिख जवानों ने किया, तो सिख फिरका के खिलाफ तशद्दुद फूट पड़ा। 1 नवंबर और 2 नवंबर की दरमियानी शब में रकमुल हरूफ दिल्ली निजामुद्दीन में अपने मकाम में लेटा हुआ था कि 11 बजे रात को टेलीफोन की घंटी बजी। एक साहब बता रहे थे कि दिल्ली के पानी में जहर मिला दिया गया है, इसलिए नल का पानी इस्तेमाल न कीजिए। चंद मिनट बाद दोबारा टेलीफोन की घंटी बजी। एक और साहब ने यही खबर सुनाई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी ने मुतवज्जा किया। बाहर निकला तो सड़क पर कई नौजवान इसी खबर को बताने के लिए खड़े हुए थे। कुछ देर के बाद फिर एक वफद ने दरवाजे की घंटी बजाकर यही खबर सुनाई। जल्द ही जल्द ही बाद निजामुद्दीन बस्ती की मस्जिदों में लगे हुए लाउड स्पीकर गूंजे और मुसलसल ये ऐलान किया जाने लगा कि खबर मिली है कि पानी में जहर मिला दिया गया है, आप लोग नलों का पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तकरीबन 2 घंटे तक इन खबरों और ऐलानात का हंगामा लोगों की नींद को दरम बरम करता रहा। खबर मिलते ही हमने फौरी तौर पर यह किया कि रेडियो खोला और 12 बजे रात और 1 बजे रात को दिल्ली रेडियो से नशर होने वाला प्रोग्राम सुना। दोनों बार रेडियो ने वाज़ेह लफ्जों में बताया कि यह अफवाह बिल्कुल गलत है कि पानी में जहर मिला दिया गया है। सरकारी तौर पर बाकायदा पानी का टेस्ट लिया गया है और मुकम्मल तौर पर दुरुस्त पाया गया है। इसके बाद हमने दिल्ली पुलिस को नंबर 100 पर टेलीफोन किया। उन्होंने भी कहा कि पानी में जहर मिलाने की अफवाह सरासर गलत है, पानी बिल्कुल ठीक हालत में है। जांच के बाद इसमें कोई खराबी नहीं पाई गई। 2 नवंबर की सुबह को अखबारात देखे तो पहले ही सफ़े पर दिल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर पीपी श्रीवास्तव का ये बयान मौजूद था कि दिल्ली में नल का पानी बिल्कुल सही है। इसका बार बार टेस्ट लिया गया है और किसी तरह की जहरीली आमेजश इसमें नहीं पाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि 31 अक्टूबर से पानी के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट पर सख्त हिफाजती पहरा बिठा दिया गया है। समाजी जिंदगी में अक्सर बिगाड़ सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि लोग एक खबर सुनते हैं और बिला तहकीक इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अगर इस्लाम के हुक्म के मुताबिक खबरों की तहकीक की जाने लगे तो अक्सर झगड़े और फसाद पैदा होने से पहले ख़त्म हो जाएं। तहकीक कीजिए। एक हिंदुस्तानी हजाज गया। एक रोज़ मदीना में इसकी मुलाकात एक अरब से हुई। बज़ाहिर वो एक बुद्दू दिखाई देता था और इसका एक हाथ कटा हुआ था। वहाँ चूंकि चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, हिंदुस्तानी ने ख्याल किया कि कोई चोर है, इसने चोरी की थी जिसकी वजह से इसका हाथ काट दिया गया। हिंदुस्तानी को अव्वलन इससे मिलने में कुछ कराहत महसूस हुई, फिर जबर करके इसकी तरफ बढ़ा और अपने अरब भाई से मुसाफा और मुआनका किया। गुफ्तगू चली तो इसने बताया कि वो मदीना के करीब एक बस्ती युतमा का रहने वाला है। इसके पास काफ़ी ज़मीनें हैं जहाँ 23 मकान ट्यूबवेल लगे हुए हैं। इसके खेतों की पैदावार बहुत बड़ी मिकदार में रोज़ाना मदीना के बाजार में आती है। फिर इसके हाथ कटने का जिक्र हुआ तो इसने बताया कि 1948 में फ़लस्तीन के मामले में अरबों और यहूदियों में जो लड़ाई हुई वो इसमें शरीक था। इसके बाजू में 6 गोलियां लगीं। इसके बाद वो अरसा तक अस्पताल में रहा। वहाँ डॉक्टर ने नागजीर समझकर इसका एक हाथ काट दिया ताकि पूरे बाजू को मुतासर होने से बचाया जा सके। ये एक मिसाल है जिससे अंदाज़ा होता है कि नाकिस मालूमात की वजह से किसी तरह एक बात किसी के जहन में कुछ से कुछ हो जाती है। मज़कूरा अरब को एक हिंदुस्तानी ने नावाकफियत की बिना पर चोर समझ लिया, हालांकि वो एक मुजाहिद और एक ताजिर आदमी था। वो दूसरों को देने वाला था, ना कि इनसे लेने वाला। वो समाज का एक कारआमद फर्द था, ना कि समाज का रहज़न। हर आदमी के ऊपर फ़र्ज के दर्जा में ज़रूरी है कि वो किसी दूसरे शख्स के बारे में राय कायम करने में कभी जल्दी ना करे। जब भी इसके सामने कोई बात आए वो इसकी पूरी तहकीक करे। तहकीक से पहले हरगिज़ इसके बारे में अपनी ज़बान ना खोले। अगर किसी शख्स के पास तहकीक करने का वक्त या सामान नहीं है तो इसके लिए दूसरा रास्ता ये है कि वो मज़कूरा मामले में चुप रहे, ना ये कि नाकिस मालूमात के तहत इसके बारे में बोलने लगे। इस दुनिया में चुप रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बोलना। कामयाबी का सादा असूल। एक साहिब ने ताले की मार्केट में दुकान खोली।
وہ روزانہ دیکھتے تھے کہ بے شمار آدمی سڑک پر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، مگر ان کی اکثریت ان کی دکان کو دیکھتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ ایک روز ان کے ساتھ ایک واقعہ گزرا جس نے ان کی دکانداری کا راز بتا دیا۔ وہ کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کی مارکیٹ میں گئے، وہاں مسلسل بہت سی دکانیں کھلی ہوئی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک دکان سے گزر رہے تھے، مگر ان کی سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کس دکان میں داخل ہو۔ اتنے میں ایک دکاندار نے ان کو اپنی دکان کے سامنے دے کر کہا، آئیے جناب اندر آ کر دیکھیے۔ یہ سن کر وہ دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اپنے اس تجربے سے ان کی سمجھ میں آیا کہ مارکیٹ میں جو گاہک آتے ہیں ان کی اکثریت یا تو نئی ہوتی ہے یا کسی خاص دکان سے بندھی ہوئی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ دکانوں کی لائن سے گزرتے ہیں تو ایک قسم کے تذبذب کا شکار رہتے ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس دکان میں داخل ہوں۔ ایسے وقت میں ایک شخص ہمدردانہ انداز میں اگر ان سے کہے کہ اندر تشریف لائیے تو گویا کہ اس نے ان کے تذبذب کو ختم کیا، اس نے ان کو فیصلہ کرنے میں مدد دی۔ ایسا آدمی بیشتر حالات میں چلنے والے آدمی کو اپنی دکان کے اندر بلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بیشتر لوگوں کے ذہن میں پہلے سے کوئی طے شدہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے راز کو جان لیں تو معلوم دانش مندی سے بہت سے لوگوں کو اپنا نوا بنا سکتے ہیں۔ اس اصول کو انہوں نے اپنی دکان میں استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے کے چہرے کو پڑھتے، یہاں تک کہ ان کی نظر اتنی پکی ہو گئی کہ وہ کسی آدمی کو دیکھ کر فوراً پہچان لیتے کہ یہ تالے کا گاہک ہے یا کسی اور مقصد سے سڑک پر چل رہا ہے۔ جس کے متعلق وہ اندازہ کرتے کہ وہ تالے کی لائن کی چیز خریدنا چاہتا ہے، اس کو فوراً اپنی آواز سے متوجہ کرتے اور اس کو اپنی دکان کے اندر بلا لیتے۔ اس طرح ان کی دکانداری اچانک کافی بڑھ گئی، یہاں تک کہ وہ بازار میں سب سے زیادہ فروخت کرنے والے دکاندار بن گئے۔ ترقی کا راز ہمیشہ سادہ اصولوں میں ہوتا ہے، مگر انسان اکثر ترقی کو ایسی چیز سمجھ لیتا ہے جو کسی بہت بڑی چیز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آپ چند میٹھے بول سے، اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت سے، اپنے محدود وسائل کو استعمال کرنے سے اور ایک کام کو مسلسل پکڑے رہنے سے کامیابی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کوئی چیز نہیں جو بہت بڑی ہو اور ایک عام آدمی اس کو حاصل نہ کر سکتا ہو۔